हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। सो ये है वीडियो नंबर 10 एमपीएसवी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम प्रिपरेशन 2025 के रिगार्डिंग, जो कि एग्ज़ाम आपका 27-28 सितंबर 2025 को कंडक्ट होने वाला है। एंड आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम 200 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि डिफरेंट आपके फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो भी डिफरेंट एक्ट्स दिए गए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में आपको देखने को मिलेंगे। सो इसी वीडियो के साथ में हमारी ये पर्टिकुलर सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, जिसमें हमारी 10 वीडियो सीरीज़ थी ये, जिसमें सिलेबस में मेंशन किए गए 10 सब्जेक्ट के ऊपर मल्टीपल एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। अभी तक का इस वीडियो के साथ में हम 2000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो कवर अप कर लेंगे। सो इसकी अगर आपको कंपाइलेशन वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, आपको कंपाइलेशन वीडियो भी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो चलिए सबसे पहले हम पहले एक्ट से स्टार्ट करते हैं। सो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है फार्मेसी एक्ट में। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द फार्मेसी एक्ट, इन विच ईयर वाज दिस एक्ट पास्ड। सो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि फार्मेसी एक्ट के प्रोविजंस के अंदर जो है गवर्न होती है। अब ये फार्मेसी एक्ट जो है वो किस ईयर में पास हुआ था, तो काफ़ी सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका 1948 में ये ड्रग पास हुआ था। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को सेंट्रल काउंसिल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 इंक्लूड। जो फार्मेसी एक्ट 1948 है उसका चैप्टर 3 में क्या चीज़ इंक्लूड की गई है। सो फार्मेसी एक्ट 1948 की बात करूँ तो इसमें टोटल आपके 5 चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से जो चैप्टर 3 है वो आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, ये आप नोट कर लेना अपने पास। जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, ये इट इज़ अ इंट्रोडक्टरी चैप्टर। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 में आपका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में दिया गया है। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आ गया। जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में आपकी रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के बारे में दिया गया है। एंड चैप्टर 5 जो है ये आपका मिसलिनियस है, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से सेकंड, थर्ड, फोर्थ के पूछे जाने के चांसेस जो हैं सबसे हाई रहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पीसीआई वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। सो पहला पीसीआई जो है वो कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था। सो इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1949। सो यहाँ पे आपका सेकंड ऑप्शन 1949 जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एज पर फार्मेसी एक्ट 1948। सो फार्मेसी एक्ट 1948 में डिफरेंट डेफिनेशंस आपकी दी गई हैं, ठीक है। उसी में से एक टर्म यहाँ पूछी गई है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन इनमें से कौन सी कंसीडर की जाएगी, करेक्ट डेफिनेशन हमें आइडेंटिफाई करनी है। सो इसमें फर्स्ट डेफिनेशन दी गई है, रजिस्टर्ड और एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इन द रजिस्टर ऑफ डेंटिस्ट फॉर स्टेट अंडर द डेंटिस्ट एक्ट 1948, ठीक है। मीन्स अगर कोई डेंटिस्ट है, ठीक है, कोई डेंटिस्ट है जो कि किसी स्टेट में डेंटिस्ट एक्ट 1948 के अंडर रजिस्टर है या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, तो उसको मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। सो ये आपकी मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए टर्म रहती है, डेफिनेशन रहती है। नेक्स्ट है, हु इज़ एंगेज्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ वेटरनरी मेडिसिन एंड हु पोजेसेस क्वालिफिकेशन अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो एक ऐसा पर्सन जो कि वेटरनरी मेडिसिन की प्रैक्टिस में एंगेज है एंड उसमें वो सारी क्वालिफिकेशन उसके पास हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। सो ये भी आपकी डेफिनेशन रहेगी मेडिकल प्रैक्टिशनर की। देन होल्डिंग अ क्वालिफिकेशन ग्रांटेड बाय एन अथॉरिटी स्पेसिफाइड और नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1960, ठीक है। सो एक ऐसा पर्सन जो कि क्वालिफिकेशन होल्ड करता है, जो कि ग्रांट की गई है एक अथॉरिटी स्पेसिफाइड या नोटिफाइड अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेडिकल डिग्रीज एक्ट 1960, तो ये भी आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर कहलाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स अ पर्सन हुज नेम इज फॉर द टाइम बीइंग एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ द स्टेट in which he is for the time being residing
और कैरिंग ऑन हिज प्रोफेशन और बिजनेस ऑफ फार्मेसी। सो एक ऐसा पर्सन जिसका नाम जो है वो स्टेट के रजिस्टर में एंटर किया गया है उस टाइम के लिए जिस टाइम में वो अपने फार्मेसी के बिजनेस या फिर फार्मेसी प्रोफेशन को कैरी आउट कर रहा है या फिर उस पर्टिकुलर स्टेट में रिजाइड कर रहा है, रह रहा है। तो इसके लिए जो आपके पर्सन ये क्या कहलाएगा, सो दिस पर्सन इज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की सेम एज इट इज डेफिनेशन दी गई है आपकी फार्मेसी एक्ट 1948 में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई एक्सेप्ट। सो इनमें से पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन से नहीं हैं। सो पीसीआई में आपके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 3 आपके एक्स ऑफिशियो मेंबर रहते हैं, बाकी आपके इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। सो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो एक आपका रहता है डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, सो ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। देन आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया या फिर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका एक्स ऑफिशियो मेंबर रहता है। देन डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी जो कि आपकी कोलकाता में है। तो ये आपके 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं, लेकिन ड्रग इंस्पेक्टर इज नॉट वन ऑफ द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज responsible for evolving educational standard and regulations for the course in pharmacy through education regulation। so इनमें से कौन सा एक्ट जो है वो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं या रेगुलेशंस होते हैं फार्मेसी के कोर्स को करने के लिए। ठीक है, थ्रू एजुकेशन रेगुलेशन कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये आपका फार्मेसी एक्ट 1948 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मेसी एक्ट 1948 प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल अंडर। जो फार्मेसी एक्ट 1948 है ये सेंट्रल काउंसिल की कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन के अंडर जो है वो प्रोवाइड करता है। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा सेक्शन 3। ठीक है, फार्मेसी एक्ट के चैप्टर 2 के सेक्शन 3 में जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन दी गई है सेंट्रल काउंसिल की। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन रेगुलेशन प्रिपेयर्ड अंडर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ डैश ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। जो एजुकेशन रेगुलेशन है ये फार्मेसी एक्ट 1948 के सेक्शन के प्रोविजंस के अंडर जो है वो प्रिपेयर की जाती है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड अंडर सेक्शन 10। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल shall hold office for a term of dash years from the date of nomination of election। so इलेक्शन की जो डेट ऑफ नॉमिनेशन रहती है उस टाइम पीरियड से कितने टाइम पीरियड तक जो है वो आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल काउंसिल का ऑफिस होल्ड कर सकता है। तो ये आपका टाइम पीरियड रहता है 5 ईयर्स का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश आर प्रोवाइडेड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स की एनालिसिस के लिए इनमें से कौन सी चीज़ प्रोवाइड की गई है। तो इसमें आपकी स्टेट ड्रग लेबोरेटरी एंड सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज जो हैं वो आपकी प्रोवाइड की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। सो यहाँ पे ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स एंड इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अंडर। सो आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के लिए जो इंस्पेक्टर अपॉइंट किया जाता है सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ये किस सेक्शन के अंडर जो है वो अपॉइंट होता है। सो इट इज़ अपॉइंटेड अंडर सेक्शन नंबर 33G। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड द फार्मेसी एक्ट 1948 कम इनटू फोर्स। फार्मेसी एक्ट 1948 का फोर्स में आया था। सो फार्मेसी एक्ट 1948 इसकी डेट आपको याद रखनी है 4 मार्च 1948। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स। इंटर स्टेट एग्रीमेंट्स के साथ कौन सा सेक्शन फार्मेसी एक्ट का डील करता है। तो ये सेक्शन आपका रहता है सेक्शन नंबर 20। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद इंस्पेक्शन। फार्मेसी एक्ट 1948 का कौन सा सेक्शन है जो कि इंस्पेक्शन के साथ डील करता है। सो दिस सेक्शन इज सेक्शन 16। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सेक्शन 25 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद, सो ये फार्मेसी एक्ट 1948 का सेक्शन 25 किसके रिगार्डिंग है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द टर्म ऑफ ऑफिस एंड कैजुअल वैकेंसीज, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल? सो अब प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, सेंट्रल काउंसिल के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है फार्मेसी एक्ट का? सो दिस सेक्शन इज सेक्शन नंबर 5, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 29 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद, अब सेक्शन 29 किसके साथ डील करता है? सो इट डील्स विद द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द रजिस्टर, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 10 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948 डील्स विद, अब सेक्शन 10 किसके साथ डील करता है? तो ये हमने देख लिया, इट डील्स विद द एजुकेशन रेगुलेशंस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर शैल बी डीम्ड टू हैव vacated his seat if he is absent without excuse sufficient in the opinion of the central council from dash meetings of the central council। सो कोई भी आपका नॉमिनेटेड या फिर इलेक्टेड मेंबर है, उसे वैकेंट, उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा अगर वो बिना किसी एक्सक्यूज़ के एब्सेंट होता है एंड बिना सफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल काउंसिल, सेंट्रल काउंसिल के ओपिनियन के बिना, ठीक है। सो कितनी मीटिंग तक वो एब्सेंट रहता है तो उसकी सीट को वैकेंट जो है माना जाएगा। अगर वो 3 लगातार मीटिंग के लिए एब्सेंट होता है सो उसकी सीट को वैकेंट माना जाएगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी टैब इज कंस्टिट्यूटेड बाय, सो डी टैब ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, ये किसके थ्रू कंस्टिट्यूट होता है? सो इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी? सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? सो जो मेंबर्स होते हैं उस काउंसिल के, वही अमंग देमसेल्व्स इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट को, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्टेड मेंबर होल्ड्स ऑफिस फॉर, तो एक इलेक्टेड मेंबर जो है वो कितने टाइम तक ऑफिस को होल्ड करता है? सो इट होल्ड द ऑफिस फॉर 5 years, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्जीक्यूटिव कमेटी इंक्लूड्स, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें कौन कौन से मेंबर्स आ जाते हैं? तो एग्जीक्यूटिव कमेटी में एक तो आपका प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा एंड इसके अलावा 5 और मेंबर्स जो हैं उसमें रहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ रजिस्टर्ड एज अ फार्मासिस्ट? बेसिकली रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनमें से नहीं है? तो फर्स्ट है मिनिमम 18 years ऑफ एज, सो एज जो है वो 18 years से ज़्यादा होनी चाहिए। प्रैक्टिस इन एनी क्लिनिक विदाउट डिग्री, सो किसी भी क्लिनिक में प्रैक्टिस किया हो बिना डिग्री के अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। पास्ट एंड अप्रूव्ड एग्जामिनेशन, जो अप्रूव्ड एग्जामिनेशन है गवर्नमेंट के उसको पास किया होना चाहिए, सो ये आपका ट्रू है। कैरीज अ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन द स्टेट, अपने स्टेट में फार्मेसी के प्रोफेशन को कैरी करना चाहिए, सो इसमें नॉट एन एलिजिबिलिटी विल बी द ऑप्शन नंबर बी, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया द फार्मेसी एजुकेशन टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी इनिशिएटेड एट, सो इंडिया में जो फार्मेसी एजुकेशन है टू ऑब्टेन अ डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है, मीन्स बी फार्मेसी की डिग्री लेने के लिए जो फार्मेसी एजुकेशन स्टार्ट की गई थी वो कहाँ पे स्टार्ट हुई थी? सो इट वाज स्टार्टेड एट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, every year after each state council should supply copies of its register to the central council after, सो हर साल में जो हर स्टेट काउंसिल है उसको अपने रजिस्टर की कॉपीज़ को सप्लाई करना होता है सेंट्रल काउंसिल को किस डेट के बाद? सो इट इज़ आफ्टर 1st of April, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल डैश स्टेट्स एंटर इनटू एन
एग्रीमेंट। सो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अकॉर्डिंगली कितनी स्टेट्स जो हैं वो एग्रीमेंट के अंडर आती हैं। सो इसमें आपकी 2 या फिर 2 से ज़्यादा स्टेट्स मीन्स एटलीस्ट 2 स्टेट्स होनी चाहिए जो कि आपकी जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर आएंगी, उससे ज़्यादा हो सकती हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ नॉट अमंग द मेंबर्स ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल। अब इनमें से स्टेट फार्मेसी काउंसिल का मेंबर जो है वो कौन सा नहीं होता है। सो 5 नॉमिनीज होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के, दिस इज़ ट्रू। 6 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। चीफ होता है ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट का। डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में नहीं होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज इलेक्टेड बाय। जो वाइस प्रेसिडेंट होता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का, ये कौन इसको इलेक्ट करता है। सो इट इज़ इलेक्टेड बाय द काउंसिल मेंबर। जो काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय। और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का प्रेसिडेंट है उसको कौन नॉमिनेट करता है। सो ये आपका नॉमिनेट होता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कौन नॉमिनेट करता है इसको, स्टेट गवर्नमेंट इसको नॉमिनेट करती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द काउंसिल में रिजाइन देयर मेंबरशिप बाय राइटिंग टू। जो इलेक्टेड या नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं काउंसिल के, वो अपनी मेंबरशिप को रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन। सो इनमें से री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए कौन एलिजिबल होता है। सो यहाँ पे आपका सारे मेंबर्स जो हैं काउंसिल के वो आपके री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर। सो रजिस्ट्रार, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रजिस्ट्रार को कितने टाइम पीरियड के लिए अपॉइंट करती है। तो ये आपका 4 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड रहता है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच स्टेट काउंसिल शुड सप्लाई डैश ऑफ इट्स रजिस्टर टू द सेंट्रल काउंसिल एवरी ईयर। ठीक है, हर एक स्टेट काउंसिल जो है उसको कितनी कॉपीज़ जो है अपने रजिस्टर की सप्लाई करनी होती हैं सेंट्रल काउंसिल को हर साल। ठीक है, तो इसमें कितनी कॉपीज़ शेयर करते हैं, 5 कॉपीज़ जो हैं वो शेयर की जाती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशन रेगुलेशंस 1991 कैंसल। जो एजुकेशन रेगुलेशन 1991 की थी उसने किस एजुकेशन रेगुलेशन को कैंसिल किया था। तो 1991 ने 1981 रेगुलेशन को कैंसिल किया था। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी शुड प्रोवाइड कॉपीज ऑफ देयर रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स टू। जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसको कॉपीज़ को प्रोवाइड करना होता है। जो भी उनके रिकॉर्ड्स और प्रोसीडिंग्स होते हैं उनकी कॉपीज़ को प्रोवाइड करना होता है किसको। सो ये प्रोवाइड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को, दोनों को। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट शुड बी इन्वॉल्व इन जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। कितने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो हैं वो जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इन्वॉल्व होते हैं। तो इसमें आपके टोटल 3 to 5 हर एक स्टेट से जो है वो आपके इन्वॉल्व होते हैं जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल में। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर 2 स्टेट एग्रीमेंट में है तो स्टेट ए एंड स्टेट बी, ए से भी आपके 3 से 5 फार्मासिस्ट रहेंगे एंड बी से भी 3 से 5 फार्मासिस्ट रहेंगे। वैसे ही अगर 3 है, ठीक है, सी भी है तो सी से भी आपके 3 से 5 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गवर्नमेंट नॉमिनीज शुड बी इलेक्टेड फॉर जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के लिए कितने गवर्नमेंट नॉमिनीज इलेक्ट किए जाते हैं। तो इसमें आपके 2 to 4 हर एक स्टेट से जो है वो गवर्नमेंट नॉमिनीज जो है वो अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट काउंसिल। इनमें से स्टेट काउंसिल का फंक्शन जो है वो कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर को मेंटेन करना स्टेट काउंसिल का काम है।
प्रिंटिंग ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर की प्रिंटिंग भी आपका काम है। डिज़ाइनिंग ऑफ एजुकेशनल पैटर्न, ये आपका स्टेट काउंसिल का काम नहीं है, पीसीआई का काम रहता है। एंट्री एंड रिमूवल ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर से कोई न्यू नेम ऐड करना है या पुराने नाम को डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो वो काम किसका रहेगा, स्टेट काउंसिल का। सो यहाँ पे नॉट द फंक्शन इज ऑप्शन नंबर सी, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज नॉट द फंक्शन ऑफ द इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट काउंसिल। सो स्टेट काउंसिल में जो इंस्पेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनका फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं है। सो फर्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। सो मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर किसका काम है, तो ये आपका स्टेट काउंसिल का फंक्शन रहता है, ठीक है, इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इंस्पेक्टर्स अपॉइंटेड, सो ये इसमें नहीं रहेगा। देन इंस्पेक्टिंग प्रेमिसेस, प्रेमिसेस को इंस्पेक्ट करना है। इन्वेस्टिगेटिंग एनी कंप्लेंट एंड इंस्टीट्यूटिंग प्रोसिक्यूशन, तो ये तीनों इसके फंक्शन रहेंगे इंस्पेक्टर के, लेकिन मेंटेनेंस जो हो इज़ नॉट द फंक्शन, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पॉइंट डज नॉट कम अंडर सीरियस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, ठीक है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो सीरियस ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज के अंडर नहीं आएगा। सो फर्स्ट है डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है, वो अगर मेडिसिन को डिस्पेंस कर रहा है तो वो आपका ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट है फेलियर टू सरेंडर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर कोई पर्सन अपने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को शो करने में फेल हो जाता है तो वो भी आपका ऑफेंसेस में आएगा एंड उसके लिए पेनल्टी लगेगी। देन रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, ठीक है, मींस वो आपका रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है लेकिन वो उसकी क्वालिफिकेशन जो है फॉरेन है, उसने कहीं दूसरे देश से जो है वो क्वालिफिकेशन करी है, बट ही इज़ अ फार्मासिस्ट, ठीक है, तो वो आपका ऑफेंसिव एंड पेनल्टीज में नहीं आएगा। नेक्स्ट है आपका फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कोई पर्सन है वो उसने फॉल्स सर्टिफिकेट बनाया है या झूठ बोल रहा है कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो वो भी आपका ऑफेंसेस में आएगा, उसके लिए भी पेनल्टीज लगेंगी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमीशन ऑफ इंक्वायरी कंसिस्ट ऑफ डैश मेंबर, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं। सो इंक्वायरी कमीशन में आपके टोटल 3 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन फर्स्ट कन्विक्शन, यहाँ पे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रहेगा कि अगर कोई पर्सन फॉल्सली क्लेम कर रहा है कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है एंड उसने ये फॉल्स क्लेम जो है पहली बार किया है, तो उस पर क्या पेनल्टी लगेगी, तो उस पर 500 रुपीज़ का फ़ाइन लगेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर फॉल्सली क्लेमिंग टू बी अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, ठीक है, कि अगर कोई पर्सन दूसरी बार ये क्लेम कर रहा है, दूसरी बार पकड़ा गया है फॉल्स क्लेम करते हुए कि वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उस केस में उस पर फ़ाइन जो है बढ़ सकता है, 1000 तक फ़ाइन लग सकता है, या फिर उसको जेल हो सकती है 6 महीने के लिए, या फिर ये दोनों लग सकते हैं, 1000 का फ़ाइन भी एंड जेल भी 6 महीने की, दोनों हो सकती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनल्टी फॉर डिस्पेंसिंग बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन इज, ठीक है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन डिस्पेंस कर रहा है उसके लिए पेनल्टी क्या रहेगी, तो उसके लिए पेनल्टी रहेगी कि उसको जेल हो सकती है 6 महीनों के लिए एंड फाइन जो है वो 1000 तक हो सकता है, या फिर दोनों कंडीशंस होंगी, ठीक है, फाइन भी लगेगा एंड जेल भी होगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The provisions of this section shall remain in operation for a period of 2 years from the commencement of the Pharmacy Amendment Act 1959. So, किस पर्टिकुलर सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं वो ऑपरेशन में रहेंगे 2 साल के पीरियड के लिए फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1959, ठीक है, जब फार्मेसी एक्ट 1959 में अमेंड हुआ था तो उस केस में इनमें से किस पर्टिकुलर सेक्शन के प्रोविजंस जो हैं वो 1959 से 2 साल के लिए वैलिड रहेंगे।
ठीक है। सो ये आपका सब सेक्शन था क्वालिफिकेशन फॉर सब्सिक्वेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि आपका सेक्शन नंबर 32 था। इसके प्रोविजंस जो हैं वो ये आपके एक्सटेंड हुए थे 2 साल के लिए आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट 1959। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट काउंसिल मे ऑल्सो परमिट टू बी एंटर्ड ऑन द रजिस्टर द नेम्स ऑफ द पर्सन हु रिजाइड और कैरी ऑन देयर बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन एन एरिया इन विच दिस चैप्टर 4 टेक्स इफेक्ट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द फार्मेसी एक्ट। ठीक है। सो यहाँ पे हमें ईयर बताना है कि किस ईयर का ये एक्ट है, जिसमें जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो रजिस्टर पे नाम एंटर करने के लिए परमिट कर सकती है किस पर्सन का, उन पर्सन्स के नाम जो कि अपना बिजनेस या फिर प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी जो है वो कैरी आउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट में। ठीक है, एज पर द चैप्टर 4 में जो भी डेफिनेशन इसमें दी गई हैं आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ विच अमेंडमेंट एक्ट। तो ये आपका अमेंडमेंट एक्ट था 1959 का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो आपका फार्मेसी एक्ट फार्मेसी अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है, इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस एक्ट में भी कुछ आपके सर्टेन क्लोजेज हैं, कुछ सबसेक्शन हैं जो कि ऑपरेशन में रहे थे फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। ठीक है, 2 साल के लिए ऑपरेशन में रहे थे। तो अगर इसके सिमिलर कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे भी आप सिमिलर 2 ईयर्स वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू पर्सन्स रजिस्टर्ड और क्वालिफाइड अंडर जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011 was inserted in Pharmacy Act 1948 in the year of। तो जो स्पेशल प्रोविजंस हैं रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के रिगार्डिंग अंडर जम्मू एंड कश्मीर फार्मेसी एक्ट 2011, ये फार्मेसी एक्ट 1948 में कब रजिस्टर हुआ? तो ये अभी रिसेंटली आपका रजिस्टर हुआ है 2023 ईयर में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। पहले क्या था कि पहले जो भी आपके फार्मेसी एक्ट के लॉज थे, नियम थे, वो आपके पूरे इंडिया में जो है वो एप्लीकेबल थे एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर। अभी जो है ये आपके जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है वो एप्लीकेबल है सिमिलर काइंड ऑफ लॉज। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द MHFW, that is the Ministry of Health and Family Welfare, proposes to finalize National Pharmacy Commission Bill 2023 for setting up the National Pharmacy Commission and repealing which act। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने एक नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 को फाइनलाइज किया है। ठीक है, एक फाइनलाइज प्रपोजल उन्होंने बनाया है एक नेशनल फार्मेसी कमीशन को सेटअप करने के लिए एंड किस एक्ट को रिपील करने के लिए, मीन्स किस एक्ट को हटाने के लिए, अबॉलिश करने के लिए। सो ये एक्ट आपका है फार्मेसी एक्ट 1948। ठीक है, जब आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 आ जाएगा तो आपका जो फार्मेसी एक्ट 1948 है ये आपका अबॉलिश हो जाएगा। ठीक है, मीन्स ये हट जाएगा एंड जो भी चीज़ें इसमें आपको अडॉप्ट करनी है वो आपकी नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 के अकॉर्डिंगली रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी चैप्टर्स आर एडेड इन द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। अब जो नेशनल फार्मेसी बिल कमीशन बिल है या इसमें आपको ईयर तो याद रखना है। इसके अलावा इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं, जैसे फार्मेसी एक्ट 1948 है, इसमें टोटल 5 चैप्टर थे। अब जो आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023 का है उसमें आपके 9 चैप्टर्स एडेड हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी ये वर्किंग में नहीं आया है, अभी स्टिल आपका फार्मेसी एक्ट ही चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये आपका फाइनलाइज हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा, तो उसके बाद आपका नेशनल फार्मेसी बिल 2023 जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे 9 चैप्टर्स हैं, 9 चैप्टर्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से 9 चैप्टर्स, क्या क्या उनमें कंटेंट दिया गया है। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आपका प्रीलिमिनरी है। सेकंड चैप्टर जो है ये आपका नेशनल फार्मेसी कमीशन के रिगार्डिंग है। जो थर्ड चैप्टर है इसमें आपके बोर्ड्स के बारे में दिया गया है, जो भी डिफरेंट बोर्ड्स इसमें होंगे। देन जो आपका फोर्थ चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर में आपका स्टेट फार्मेसी चैप्टर है, इट इज़ अ स्टेट फार्मेसी चैप्टर। देन जो आपका फिफ्थ चैप्टर है इसमें ये आपका रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, रजिस्ट्रेशंस के रिगार्डिंग है।
देन जो आपका 6th चैप्टर है ये आपका रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग, इट इज़ रिगार्डिंग द रिकॉग्निशन ऑफ फार्मेसी क्वालिफिकेशन, ठीक है, फार्मेसी की जो भी क्वालिफिकेशंस हैं उसके रिकॉग्निशन के रिगार्डिंग चैप्टर 6 रहेगा। देन जो आपका चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में आपका फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल रहेगी, फार्मेसी एडवाइजरी काउंसिल इसमें रहेगी। देन जो आपका चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर नंबर 8 में क्या रहेगा, तो इसमें आपकी ग्रांट्स के बारे में दिया रहेगा, ग्रांट्स आ गई, ऑडिट्स आ गए, ग्रांट्स ऑडिट्स एंड अकाउंट्स के बारे में जो है वो आपका कहाँ पे मिलेगा, चैप्टर नंबर 8 में। देन आपका जो चैप्टर नंबर 9 है ये आपका मिसलिनियस रहता है, ठीक है, इसमें मिसलिनियस चीज़ें जो हैं वो आपकी चैप्टर नंबर 9 में दी गई होंगी। तो ये 9 चैप्टर हैं। हो सकता है कि क्योंकि 2023 में ही इसका प्रपोज़ल आया है, फाइनलाइज़ हुआ है इसका प्रपोज़ल, सो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी हैं। अभी इसी में एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया है, जैसे कि नेशनल फार्मेसी कमीशन इज़ इंक्लूडेड इन विच चैप्टर ऑफ द नेशनल फार्मेसी कमीशन बिल 2023। अब नेशनल फार्मेसी कमीशन किस चैप्टर में इंक्लूड किया गया है, तो ये हमने देख लिया था, ये आपका चैप्टर नंबर 2 में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के MCQ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 वाज ओरिजिनली नोन एज, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था, तो ये आपका जाना जाता है ड्रग्स एक्ट 1940 के नाम से। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 3 ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड रूल्स 1945 गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का जो चैप्टर नंबर 3 है किसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब इसमें 5 चैप्टर हैं, पाँचों चैप्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कौन कौन से 5 चैप्टर हैं, उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, वो आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर रहता है, इट इज़ द इंट्रोडक्टरी चैप्टर, ठीक है, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, सेकंड चैप्टर क्या है, इसमें आपका ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसके अलावा सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के बारे में एंड ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में, ठीक है। तो ये तीनों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, क्या इनकी कंपोजिशन है, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी चैप्टर नंबर 2 में दी गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। देन जो आपका चैप्टर नंबर 3 रहता है, चैप्टर नंबर 3 में आपका इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स दिया गया है। देन आपका चैप्टर नंबर 4 आता है, चैप्टर नंबर 4 में आपका ड्रग और कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में दिया गया है, ठीक है, इसके बारे में मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, ये चैप्टर नंबर 4 में है। देन आपका चैप्टर नंबर 4A आता है, वन इज चैप्टर नंबर 4A, जिसमें आपके प्रोविजंस दिए गए हैं रिलेटिंग टू आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स। तो ये इन्फॉर्मेशन किस में दी गई है, चैप्टर नंबर 4A में। देन आपका आता है चैप्टर नंबर 5, जो कि आपका रहता है मिसलिनियस। सो ये डिफरेंट जो है वो आपको देखने हैं, ठीक है, पांचों चैप्टर में क्या क्या कंटेंट है, काफ़ी हायर चांसेस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। जो कॉस्मेटिक है, कॉस्मेटिक टर्म की डेफिनेशन किस सेक्शन में दी गई है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के, सो ये आपकी दी गई है सेक्शन नंबर 3 में। किस में दी गई है, सेक्शन नंबर 3 में डेफिनेशन दी गई है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो सेक्शंस जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के। सो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, सो चैप्टर नंबर 1 में आपका 4 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं। कितने सेक्शन रहते हैं, 4 सेक्शंस रहते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पहला सेक्शन जो है इसमें, पहले सेक्शन में आपका फर्स्ट सेक्शन में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट दी गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकंड चैप्टर जो है इसमें आपकी एप्लीकेशन ऑफ अदर लॉज नॉट वेयर्ड, ये दिया गया है, ये भी आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको आप याद रख सकते हैं। देन आपका जो थर्ड सेक्शन है, थर्ड सेक्शन में आपकी सारी की सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। क्या दिया गया है,
डेफिनेशंस दी गई हैं। इसमें आपकी कौन कौन सी डेफिनेशन दी गई हैं? आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स की। बोर्ड की डेफिनेशन दी गई है कि बोर्ड क्या होता है, ठीक है। देन आपका कॉस्मेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देन इसके अलावा ड्रग की डेफिनेशन दी गई है कि ड्रग क्या है। देन ड्रग के अलावा गवर्नमेंट एनालिस्ट के डेफिनेशन दी गई है, गवर्नमेंट एनालिस्ट की। देन इंस्पेक्टर की डेफिनेशन दी गई है। देन इसके अलावा इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स के रिगार्डिंग दी गई है, एंड इंस्पेक्टर इन रिलेशन टू अदर ड्रग्स और कॉस्मेटिक के बारे में भी। तो ये आपकी इंस्पेक्टर की दो डेफिनेशंस दो वेज में दी गई हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चर के बारे में दिया गया है, मैन्युफैक्चरिंग इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, ये डेफिनेशन आपकी दी गई है 3F में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन इसके अलावा इंपोर्ट की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। देन पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है, ठीक है, पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन क्या है उसकी डेफिनेशन 3H में दी गई है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन ये आपकी मेन डेफिनेशन है, ये सारी डेफिनेशन जो है वो इसमें आपकी दी गई हैं। इसके अलावा एक 3I रहता है, उसमें आपकी प्रेस्क्राइब्ड का मीनिंग बताया गया है कि प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है। सो ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, इनको आपको याद रखना है। सेक्शन 3 में कोई भी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाएगा तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन 3 जो है वो रहना चाहिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैश इज़ नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। सो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के रिगार्डिंग। सो अब इसमें 4 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हमें दी गई हैं, चारों को हमें देखना है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट डज नॉट डिफाइंस मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अब जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक को डिफाइन नहीं करता है, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है कि ये डेफिनेशन आपकी प्रोवाइड की गई है, किस सेक्शन में दी गई है, ये आपकी सेक्शन नंबर 3F में दी गई है, मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक। देन नेक्स्ट है, द टर्म कॉस्मेटिक इज डिफाइंड इन सेक्शन 5 ऑफ द एक्ट, ठीक है, जो कॉस्मेटिक टर्म की डेफिनेशन है ये सेक्शन 5 में दी गई है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है, ठीक है, कि सेक्शन 5 में ये नहीं दी गई है, किस सेक्शन में दी गई है, सेक्शन नंबर 3 में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, सो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इंक्लूडिंग द रूल्स डज नॉट डिफाइन और डिस्टिंग्विश द टर्म ड्रग एंड मेडिसिन। जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है ये डिफाइन और डिस्टिंग्विश ड्रग एंड मेडिसिन टर्म को नहीं करता है, ठीक है। हालांकि आपको ड्रग की डेफिनेशन जरूर देखने को मिल जाएगी, लेकिन ड्रग और मेडिसिन दोनों को डिफाइन नहीं करता है और ना ही इनको डिस्टिंग्विश करता है कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट दी गई है कि ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है। नेक्स्ट है, द टर्म ड्रग इज डिफाइंड इन द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो टर्म ड्रग है ये आपकी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में डिफाइन की गई है, तो यह भी मैंने बोल दिया कि ड्रग टर्म जो है ये डिफाइन की गई है, तो ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे पूछा गया है नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो आपकी ए भी इनकरेक्ट है एंड बी भी इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आपकी ये दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपेंडिक्स 2 इज अबाउट। अब जो आपके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं उसमें डिफरेंट अपेंडिसेस दी रहती हैं, जो कि आपका ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स में काफ़ी डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। शेड्यूल वाई में जो है वो आपका क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड उसी में आपकी अपेंडिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। टोटल 6 अपेंडिसेस जो हैं वो इसमें रहती हैं। अब यहाँ पे अपेंडिक्स 2 पूछी गई है, तो अपेंडिक्स 2 जो है ये आपकी रहती है रिगार्डिंग द फॉर्मेट फॉर सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब 6 अपेंडिक्स हैं, 6 के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपकी अपेंडिक्स नंबर 1 है, तो इसमें आपका वो डाटा दिया गया है जो कि रिक्वायर्ड है, हमें रिक्वायर्ड चाहिए होता है, एंड इसको सबमिट करना होता है विद एप्लीकेशन फॉर द परमिशन टू मार्केट अ न्यू ड्रग। कोई हमने न्यू ड्रग बनाया है, इस ड्रग को मार्केट करना है, तो मार्केट करने के लिए जो भी परमिशंस रिक्वायर्ड रहेंगी उसके लिए एप्लीकेशन लगती है, एंड उस एप्लीकेशन के साथ हमें ये सारा डाटा रिक्वायर्ड रहता है, ये प्रोवाइड करना होता है, वो आपका सारा डाटा अपेंडिक्स 1 में दिया जाता है। देन आपकी रहती है अपेंडिक्स 2, इसमें आपका
फॉर्मेट दिया रहता है फॉर द सबमिशन ऑफ क्लिनिकल ट्रायल रिपोर्ट्स, जो कि ये हमारा क्वेश्चन था। देन आपका आता है अपेंडिक्स नंबर 3। अपेंडिक्स नंबर 3 में आपका एनिमल टॉक्सिटी रिक्वायरमेंट दी गई हैं। क्या दी गई हैं? एनिमल टॉक्सिटी रिक्वायरमेंट दी गई हैं फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो ये आपके अपेंडिक्स 3 में दी गई हैं। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 4। सो अपेंडिक्स नंबर 4 में आपका नंबर ऑफ एनिमल्स दिए गए हैं फॉर लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी स्टडीज़। कितने नंबर ऑफ एनिमल्स आपको यूज़ करने हैं लॉन्ग टर्म टॉक्सिटी स्टडीज़ के लिए, वो आपका अपेंडिक्स नंबर 4 में दिया गया है। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 5। अपेंडिक्स नंबर 5 में आपका पेशेंट कंसेंट दिया गया है फॉर पार्टिसिपेशन इन अ फेज़ 1 क्लिनिकल ट्रायल। तो ये आपका किस में दिया गया है? अपेंडिक्स नंबर 5 में। देन आता है आपका अपेंडिक्स नंबर 6। इसमें आपका 4 ग्रुप्स ऑफ फिक्स डोज कॉम्बिनेशन एंड देयर डाटा रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं। तो ये आपका किस में है? अपेंडिक्स नंबर 6 में। सो ये सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट्स फॉर एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स एंड मार्केटिंग अ न्यू ड्रग कम्स अंडर। अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया है उसी के रिगार्डिंग सिमिलर है कि एनिमल क्लिनिकल ट्रायल्स की रिक्वायरमेंट और न्यू ड्रग को मार्केट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ पे दी गई हैं? तो आपकी अपेंडिक्स 3 में दी गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है if the drug contains a filthy, putrid or decomposed substance then is known as। कोई ऐसा ड्रग है जिसमें फिल्दी, प्यूट्रिड या फिर डीकम्पोज सब्सटेंस है, तो उस ड्रग को क्या कहा जाएगा? सो दैट पर्टिकुलर ड्रग इज नोन एज अडल्ट्रेटेड ड्रग। क्या कहा जाएगा इसको? अडल्ट्रेटेड ड्रग जो है उसे कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसकी एक अच्छी डिटेल्ड डेफिनेशन जो है वो आपको मिल जाएंगी। मैंने इसी पीडीएफ में आपको ऐड कर दिया है। आफ्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस आपको अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की, मिसब्रांडेड ड्रग्स, सुपुरियस ड्रग, ये सारी की सारी डेफिनेशन एंड इसी में मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक्स क्या होती हैं, सुपुरियस कॉस्मेटिक हैं, अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक हैं, और सारी की सारी डेफिनेशंस आपको एक एक टर्म की 3-3 4-4 डेफिनेशन है, सारी आपको पता होनी चाहिए क्या क्या रहती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। इनमें से कौन से ड्रग या सब्सटेंसेज हैं जिनको प्रोहिबिट किया गया है इंपोर्ट करने के लिए? ठीक है, मीन्स आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सो इसमें आपकी टॉयलेट प्रिपरेशन, आयुर्वेदिक, शेड्यूल सी एंड जी ड्रग्स ये आपके परमिटेड होते हैं, इनको आप इंपोर्ट करवा सकते हैं। लेकिन मिस ब्रांडेड ड्रग्स, ठीक है, सो इनको आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। सो दीज आर द प्रोहिबिटेड ड्रग्स। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर आपको सिमिलर क्वेश्चन में अडल्ट्रेटेड ड्रग्स देखने को मिल जाता है, सुपुरियस ड्रग देखने को मिल जाता है, वो भी आपका प्रोहिबिटेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ड्रग इज सो कलर्ड, coated or polished that damage its therapeutic value or it is made to appear of better or greater therapeutic value then it is really known as। सो कोई ऐसा ड्रग जिसको इस तरीके से कलर कोट एंड पॉलिश किया गया है कि उसकी थेरापेटिक वैल्यू डैमेज हो गई है, या फिर उसको इस तरीके से दिखाया जा रहा है कि उसमें एक बेटर और अच्छी थेरापेटिक वैल्यू है, तो लेकिन एक्चुअल में उसमें नहीं है। सो इस टाइप के ड्रग्स को कहा जाएगा मिस ब्रांडेड ड्रग्स। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है medicines that are referred to a remedy whose formula is owned exclusively by the manufacturer are known as। so ऐसी medicines जिनको एज अ रेमेडी रेफर किया जाता है, जिनका फॉर्मूला जो है सिर्फ मैन्युफैक्चर के पास रहता है, सो दीज मेडिसिन आर नोन एज प्रोप्राइटरी मेडिसिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट शेड्यूल इंक्लूड्स द नेम्स ऑफ बुक्स अंडर। जो पहला शेड्यूल है इस एक्ट का, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, उसमें किन बुक्स के नाम जो है वो इंक्लूड किए गए हैं? तो फर्स्ट शेड्यूल में आपके आयुर्वेदिक, सिद्धा एज वेल एज यूनानी तिब्बतन सिस्टम, इन सभी के बुक्स के नाम जो हैं वो आपको फर्स्ट शेड्यूल के अंडर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। सो शेड्यूल जो एक्ट के शेड्यूल्स हैं वो मेन दो हैं, ठीक है। एक फर्स्ट शेड्यूल जिसमें आपके ये बुक्स के नाम दिए गए हैं, दूसरा आपका सेकंड शेड्यूल जिसमें आपके वो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनको कंप्लाई करना होता है विद वाई इम्पोर्टेड बाय ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, जो भी ड्रग्स आपके मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इंपोर्ट किए जा रहे हैं, तो
इम्पोर्टिंग के साथ जो भी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो सारे के सारे आपके सेकंड शेड्यूल में आते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियस ड्रग कम्स अंडर। अब जो सुपीरियस ड्रग हैं ये किस सेक्शन के अंडर आते हैं, ठीक है। तो सुपीरियस ड्रग्स जो हैं ये आपके सेक्शन नंबर 17B के अंडर आते हैं। इनकी डेफिनेशन जो है वो आपको सेक्शन 17B में देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि आपकी एक तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहती हैं, जैसे कि आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स हो गया, अडल्ट्रेटेड, सुपीरियस। तो ये टर्म्स जो हैं वो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन में ये सारी डेफिनेशन जो है वो दी गई हैं। तो यहाँ पे एज़ पर ऑप्शन आपका 17B रहेगा, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी दो अलग अलग सेक्शंस में दी गई हैं। अब दो अलग अलग सेक्शन कौन से हैं? एक तो आपका चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। किस में दिया गया है? चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। दूसरी डेफिनेशंस जो हैं ये आपकी किस चैप्टर में दी गई हैं? चैप्टर नंबर 4 में दी गई हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो चैप्टर नंबर 3 में डेफिनेशंस दी गई हैं वो आपकी हैं रिगार्डिंग द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स। चैप्टर 3 किसके रिगार्डिंग है? इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। अगर सुपीरियस ड्रग, मिसब्रांडेड, अडल्ट्रेटेड ड्रग्स, इनकी डेफिनेशंस आपको विद रिस्पेक्ट टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पूछा जाएगा, तब आपको कौन से सेक्शंस याद रखने हैं वो एक बार देख लेना। सो चैप्टर 3 इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो आपका सेक्शन नंबर 9 आता है, जो कि आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स को डिफाइन करता है। एंड जो 9A सेक्शन आता है वो आपका अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9B जो सेक्शन आता है ये आपका सुपीरियस ड्रग्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9C आता है। 9C आपका अगेन मिस ब्रांडेड, लेकिन ड्रग्स नहीं, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स को डिफाइन करता है। देन आपका 9D है जो कि आपका सुपीरियस कॉस्मेटिक्स को डिफाइन करता है, सुपीरियस कॉस्मेटिक्स। सो ये आपके डिफरेंट डेफिनेशन है, डिफरेंट सेक्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स। अब यहीं पे अगर आपका चैप्टर नंबर 4 के रिगार्डिंग पूछा जाएगा, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, चैप्टर नंबर 4 किसके रिगार्डिंग है? हमने चैप्टर सारे डिस्कस किए हैं। ये आपका मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक के रिगार्डिंग। अगर इन पैरामीटर्स के रिगार्डिंग पूछा जाएगा तो सेम आपको जो हमने 9th सेक्शन से देखा था वही आपको 17 सेक्शन से देखना है। जो 17 सेक्शन है अगेन आपका मिस ब्रांडेड ड्रग्स के रिगार्डिंग आ जाएगा। 17A जो है ये आपका अडल्ट्रेटेड ड्रग्स के बारे में आ जाएगा। 17B जो है ये आपका सुपीरियस ड्रग्स के बारे में आ जाएगा। 17C जो है ये आपका मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स के बारे में आ जाएगा। जो 17D है ये आपका सुपीरियस कॉस्मेटिक्स के बारे में आ जाएगा। एंड एक 17E आता है, 17E जो कि आपका अडल्ट्रेटेड कॉस्मेटिक्स के बारे में रहेगा। तो ये सेक्शन जो है वो आपको याद रखने हैं। तो कोई भी एक पैरामीटर आप 17 वाला याद कर लो एंड उसी के कंपैरिजन में 9th वाले सेक्शन जो है वो आप याद कर लेना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी टैब हैज़ डैश एक्स ऑफिशियल मेंबर। जो डी टैब है ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, उसमें कितने एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं? तो इसमें आपके 8 एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। टोटल मेंबर्स की बात करूँ तो इसमें टोटल 18 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 8 आपके एक्स ऑफिशियल हो गए, 5 जो हैं ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं एंड 5 ही आपके जो हैं ये आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स रहते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैंने एक टेबल आपको सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, वहाँ से आप रीड आउट कर लेना। एक बार हम यहाँ पे एक्स ऑफिशियल मेंबर के बारे में देख लेते हैं। सो इसमें आपका जो चेयरमैन कौन रहता है? ठीक है, चेयरमैन इज़ डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ये आपके चेयरमैन होते हैं, एक्स ऑफिशियल मेंबर। देन इसके बाद आपका ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया आते हैं। देन आपके डायरेक्टर आते हैं, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, एंड ये लेबोरेटरी कहाँ पे है? कैलकाटा में। देन अगेन आपके डायरेक्टर आते हैं सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, एंड ये इंस्टीट्यूट है कसौली में।
देन आपके आते हैं डायरेक्टर ऑफ इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि आपका कहाँ पे है, इज्जत नगर में है। तो ये मैं एरियाज आपको तो बता रहा हूँ कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। देन इसके बाद आपका पीसीआई के प्रेसिडेंट भी आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट भी आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स हैं। ये हमारे 7 हो गए। देन आपके अगेन डायरेक्टर आते हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट के, जो कि आपका लखनऊ में है। तो इसके ये भी आपके एक्स ऑफिशियल मेंबर्स रहते हैं। तो ये देख लेना आप। नॉमिनेटेड मेंबर 5 होते हैं, 5 इलेक्टेड मेंबर। कौन कौन से पर्सन्स को नॉमिनेटेड होते हैं, किस किस फील्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं, कौन से इलेक्टेड होते हैं, वो आप टेबल में देख लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following organization functions as a laboratory with respect to blood grouping reagents and diagnostic kits for human immunodeficiency virus, hepatitis B surface antigens and hepatitis C virus? So इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लेबोरेटरीज रन करती है, किसके रिगार्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट्स एंड डायग्नोस्टिक किट्स के रिगार्डिंग। किसके लिए होती हैं डायग्नोस्टिक किट? HIV वायरस के लिए, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के लिए एंड हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए। सो ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, लेबोरेटरी जो है ये आपकी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स नोएडा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब इंडिया में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट, लेबोरेटरीज़ हैं एंड वो किस रिस्पेक्ट में फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं, किस एरियाज़ में फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सो इसको बारी बारी हम देख लेते हैं। जैसे कि आपका ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आ जाता है, एक आपका रहता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका कसौली में है। ठीक है, इसमें आपको किस बारे में ये ऑपरेट करती हैं, जो भी आपके सीराज सॉल्यूशंस हैं सीरम प्रोटीन्स के रिगार्डिंग। ठीक है, इंजेक्शंस हैं, वैक्सीन्स, टॉक्सिन्स हैं, एंटीजेंस हैं, एंटीटॉक्सिन्स हैं, स्टरलाइज सर्जिकल लिगेचर्स हैं, फ्यूचर बैक्टीरियोफेजेस। ये सारी चीज़ें जो कि आपके सीरा सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन्स में रहती हैं। सो ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पे होती हैं? सो ये आपकी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली में होती हैं। ये भी टेबल मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ, इसको आप डिटेल में देख लेना, एक बार खुद से रीड आउट करना। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है ओरल पोलियो वैक्सीन के ऊपर, कि विद रिस्पेक्ट टू ओरल पोलियो वैक्सीन कौन सा इंस्टीट्यूट काम जो है वो करता है। तो इसमें एक इंस्टीट्यूट तो आपको याद रखना है, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कुन्नूर में है। इसके अलावा एंटेरो वायरस रिसर्च सेंटर, ठीक है, एंटेरो वायरस रिसर्च सेंटर ICMR डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आपका जो है ओरल पोलियो वैक्सीन का प्रोडक्शन जो है, काम जो है वो यहाँ पे होता है। देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा, ये भी आपका ओरल पोलियो वैक्सीन के विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन परफॉर्म करता है। देन इसके अलावा आपका इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो कि इज्जत नगर या फिर मुक्तेश्वर में है। ठीक है, सो ये आपका काम करता है एंटी सीरा फॉर वेटरनरी यूज़। बेसिकली जो भी वेटरनरी यूज़ के लिए एंटी सीराज रहते हैं, टॉक्सोइड्स रहते हैं, डायग्नोस्टिक एंटीजेंस रहते हैं, वो आपके यहाँ पे होते हैं इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो ये आपको एक याद रखना है। इसके अलावा काफ़ी सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आपका ब्लड ग्रुपिंग रिएजेंट का जो यहाँ पूछा गया था, उसी में काफ़ी चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे कि इसी में ब्लड प्रोडक्ट्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट्स, बायोकेमिकल किट्स, एंजाइम हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे ऐड हुई हैं। इन सभी के अगेंस्ट जो है ये आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल नोएडा जो है वो एक्शन परफॉर्म करती है। एक इंस्टीट्यूट आपका जो ऐड हुआ है वो है आपका चौधरी चरण सिंह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ। ठीक है, ये आपका हुआ है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, बागपत उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये आपका हेमरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन एंड रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन, कौन सी? रानीखेत डिजीज़ वैक्सीन और हेमरेजिक सेप्टिसेमिया वैक्सीन के अगेंस्ट जो है वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाकी डिटेल्ड इंस्टीट्यूट की लिस्ट
जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में दी गई है उसका मैंने टेबल बनाया हुआ, टेबल आपको एंड में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको खुद से 2-3 बार रीड करना ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड कम्स अंडर। जो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हैं उसके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? तो ये आपके आते हैं शेड्यूल ओ के अंडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, शेड्यूल्स हैं, ठीक है, शेड्यूल आपका एज सच मेंशन नहीं किया गया है सिलेबस में, ओनली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो है वो दिया गया है, जो कि आपका अराउंड 60 टू 70 पेजेस में आ जाता है पूरा पूरा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा CDSCO की। सो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपके रूल्स आते हैं, ठीक है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स आते हैं, ये आपका अराउंड 900 पेजेस का रहेगा, ठीक है। इसमें से मैंने शेड्यूल्स ऐड कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं, तो वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी अगर लास्ट ईयर 2023 का पेपर भी देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चैप्टर्स के ऊपर, सेक्शंस के ऊपर, डेफिनेशंस के ऊपर, यही इंट्रोडक्टरी पार्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे, बट स्टिल यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हाई रहते हैं, तो ये मैंने आपको इंक्लूड कर दिए हैं। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड शेड्यूल ओ में दिए गए हैं। शेड्यूल आर की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स दिए गए हैं, जो कि रबर लेटेक्स से बने होते हैं एंड सिंगल यूज़ के लिए जो है वो इंटेंड किए जाते हैं। दैन जो आपका शेड्यूल एस है, इसमें आपके स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग। दैन जो शेड्यूल ई है, इसमें आपकी लिस्ट दी गई है पॉइजनस सब्सटेंसेस की अंडर द आयुर्वेदिक सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें रहेंगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी। इनमें से कौन सा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है शेड्यूल सी में इंक्लूडेड नहीं है? तो इसमें आपके टॉक्सिन, सीरा, एंटीजेंस ये आपके शेड्यूल सी में दिए गए हैं। जो भी इस टाइप की प्रिपरेशन है जो कि पेरेंटली इंटेंड की जाती हैं वो आपकी शेड्यूल सी में दी गई हैं, एंड जो आपकी अदर देन पेरेंटली होती हैं वो आपकी शेड्यूल C1 में, स्पेशल प्रोडक्ट्स अदर देन पेरेंटली वो आपके शेड्यूल C1 में है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी कैप्सूल जो है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन शेड्यूल सी, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम्स ऑफ ड्रग्स विच शेल बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम्स ओनली कम्स अंडर। सो उन ड्रग्स के नाम जिनको जेनरिक नेम्स के अंदर ही मार्केट किया जाना चाहिए वो किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? सो दे कम्स अंडर शेड्यूल W। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे शेड्यूल एक्स के बारे में बात करूँ तो शेड्यूल एक्स में आपके नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस या ड्रग्स के नाम दिए गए हैं जिनको अंडर स्पेशल कंट्रोल मेजर्स जो है वो यूज़ किया जाता है। देन शेड्यूल वाई की बात करूँ तो शेड्यूल वाई में आपके न्यू ड्रग्स के इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर की जो भी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपकी शेड्यूल वाई में है। देन जो आपका शेड्यूल यू है, इसमें आपके वो पर्टिकुलर्स दिए गए हैं जो कि शो किए जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए, ठीक है। ड्रग्स के मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड के लिए जो भी पर्टिकुलर शो किए जाते हैं वो आपके शेड्यूल यू में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड बैंक कम्स अंडर द शेड्यूल। सो ब्लड बैंक के शेड्यूल के अंडर आते हैं, तो ब्लड बैंक्स आते हैं आपके शेड्यूल एफ के अंडर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। शेड्यूल एफ क्या है? शेड्यूल एफ में आपकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग एंड लेबलिंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स दी गई है जो कि ह्यूमन यूज़ के लिए रहते हैं, जैसे कि सीरा एंड वैक्सीन हो गए। देन शेड्यूल बी की बात करूँ तो शेड्यूल बी में जो भी गवर्नमेंट लेबोरेटरीज रहती हैं, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरीज हैं या स्टेट ड्रग लेबोरेटरीज हैं, उनके जो भी टेस्ट रहते हैं, वहाँ पे जो भी टेस्ट एनालिसिस परफॉर्म की जाती हैं उसकी फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे आपका शेड्यूल बी में देखने को मिलेगा। शेड्यूल डी में आपके वो सारी एग्जेम्पशंस दी गई हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग, जो कि ड्रग्स के इंपोर्ट के रिगार्डिंग जो है सारी चीज़ें रहती हैं। देन जो आपका शेड्यूल जी है, शेड्यूल जी में उन सब्सटेंसेस की लिस्ट रहती है जो कि रिक्वायर्ड रहते हैं टू बी यूज अंडर मेडिकल सुपरविज़न ओनली, ठीक है। डॉक्टर के सुपरविज़न के अंदर ही इनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पिसिलिन कैप्सूल शुड बी यूज्ड विद इन 24 मंथ्स। दिस स्टेटमेंट कम्स अंडर। जो एम्पिसिलिन कैप्सूल है इसको विद इन 24 मंथ्स जो है वो
यूज़ करना चाहिए, ये स्टेटमेंट किस शेड्यूल के अंडर दी गई है? तो ये आपकी शेड्यूल पी के अंडर दी गई है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। शेड्यूल पी क्या कहता है? तो शेड्यूल पी में आपका लाइफ पीरियड दिया गया है ड्रग्स का, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। देन जो आपका शेड्यूल सी है ये हमने देख लिया, इसमें सारे बायोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक, ऑप्थेल्मिक, लोशन, ऑइंटमेंट, ये सारे टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपके पेरेंटल यूज़ में रहते हैं। शेड्यूल आर भी हमने देख लिया, इसमें कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं जिनको रबर लेटेक्स से बनाया जाता है सिंगल यूज़ के लिए। एंड शेड्यूल एम जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के रिगार्डिंग रहता है, जो भी जीएमपी प्रैक्टिस गाइड रिक्वायरमेंट्स रहती हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस, प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल M2 स्टेट्स दैट। अब शेड्यूल M2 क्या स्टेट करता है? शेड्यूल M2 जो है इट स्टेट्स दैट, तो इसमें सारी रिक्वायरमेंट्स दी गई हैं फैक्ट्री प्रीमिसेस के रिगार्डिंग फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। किसके रिगार्डिंग? कॉस्मेटिक अगर स्पेसिफिकली पूछा जाएगा तो वो आपका कौन सा आएगा? M2 में आएगा। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन पूछा जाएगा तो ये आपका M1 में आएगा, एंड मेडिकल डिवाइसेस पूछा जाएगा तो ये आपका M3 में आएगा। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? जो मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स हैं कॉस्मेटिक्स के, ये किस शेड्यूल में दिए गए हैं? तो ये आपका शेड्यूल U1 में दिए गए हैं। लेकिन अभी जो 2024 के अगर आप रूल्स देखेंगे कॉस्मेटिक रूल्स, तो उसमें शेड्यूल ई जो है इसको ओमिट कर दिया गया है, दिस शेड्यूल हैज़ बिन रिमूव। तो ये क्वेश्चन पुराना था, लेकिन अभी अपडेट कर रहा हूँ कि U1 शेड्यूल जो है ये आपका रिमूव हो चुका है। U अभी भी है लेकिन U1 जो है ये आपका ओमिट हो गया है। अब इसी में वाई शेड्यूल देखें तो वाई हमने देख लिया था, रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस आ जाती हैं फॉर द परमिशन टू इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर न्यू ड्रग्स। शेड्यूल यू क्या है? तो इसमें वो सारे पर्टिकुलर शो किए गए हैं जो कि ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग, रॉ मटेरियल एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड्स के लिए शो किए जाते हैं। एंड जो शेड्यूल वी है इसमें आपके पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन के स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी शुड बी स्टोर्ड। सो जो इंसुलिन इंजेक्शंस होते हैं एज पर द शेड्यूल पी, कितने टेम्परेचर पे इनको स्टोर किया जाना चाहिए? सो इट शुड बी स्टोर्ड एट अ टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल F3 इज रिलेटेड विद। शेड्यूल F3 किसके साथ रिलेटेड है? शेड्यूल F3 आपका रिलेटेड होता है विद द स्टैंडर्ड्स फॉर स्टरलाइज्ड एम्बिलिकल टेप्स। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहीं पे अगर मैं स्टैंडर्ड्स और सर्जिकल ड्रेसिंग्स की बात करूं तो ये आपका शेड्यूल F2 में आ जाता है, एंड जो स्टैंडर्ड्स ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के लिए रहते हैं ये आपका शेड्यूल FF में आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन कम्स अंडर। इंसुलिन किसके अंडर, किस शेड्यूल के अंडर आता है? तो इंसुलिन कम्स अंडर शेड्यूल जी। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब इसी में जो आपका शेड्यूल जी है या शेड्यूल एच की बात करूँ तो शेड्यूल एच में आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। शेड्यूल जे जो है इसमें वो सारी डिजीज़ या फिर एलिमेंट्स, सारी बीमारियां आ जाती हैं जिनको ड्रग के थ्रू प्रिवेंट या क्योर करना अगर कोई क्लेम करता है तो वो आपका इलीगल माना जाता है। शेड्यूल ओ जो है इसमें आपके स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स आ जाते हैं। आप कुछ ड्रग्स हैं जो कि आपके मल्टीपल शेड्यूल्स में भी आते हैं, तो बेस्ड ऑन ऑप्शंस आपको वहाँ पे प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट ऑफ कोल tar कलर्स परमिटेड टू बी यूज इन कॉस्मेटिक्स इज कवर्ड अंडर। सो कोल tar कलर्स की लिस्ट जिनको कॉस्मेटिक्स में यूज़ करने के लिए परमिट किया गया है ये आपके आते हैं शेड्यूल क्यू में। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओ हमने देख लिया स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट, पी हमने देख लिया लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, आर हमने देख लिया स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स रबर लेटेक्स से बने हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेड्यूल जे इज रिलेटेड टू। शेड्यूल जे किसके साथ रिलेटेड है? तो ये आपका डिजीज एंड एलिमेंट्स विच ड्रग कैन नॉट क्लेम, उसके रिगार्डिंग आपका शेड्यूल जे है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजेक्शन सिरिंज एंड नीडल आर कवर्ड अंडर। इंजेक्शन सिरिंज और नीडल्स ये आपके कवर होती हैं शेड्यूल सी में। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
डेटोल कम्स अंडर, सो डेटोल किस शेड्यूल के अंडर आता है? सो डेटोल जो है ये आपका, अगर हम देखेंगे स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट, काफ़ी कन्फ्यूजन होती है शेड्यूल के एंड शेड्यूल ओ में। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस भी देखेंगे तो सिर्फ शेड्यूल ओ दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। शेड्यूल ओ किसके रिगार्डिंग है? स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स, जो कि आपका डेटोल होगा। ठीक है, सो इसमें आपका डेटोल आएगा। अब जो शेड्यूल एन है, शेड्यूल एन में क्या दिया गया है? इसमें लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट्स की, लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट्स फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ अ फार्मेसी। ठीक है, उसकी लिस्ट दी गई है। देन जो आपका शेड्यूल पी है, इसमें आपका लाइफ पीरियड दिया गया है। एंड जो शेड्यूल क्यू है, इसमें आपका उन डाइज कलर्स एंड पिगमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिनको कॉस्मेटिक एंड सॉप्स में परमिट किया गया है यूज़ करने के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, if blood group is AB then color level used is, so किस ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा कलर लेवल यूज़ किया जाता है? ये आपका शेड्यूल एफ में देखने को मिलेगा सारी डिटेल्स। सो यहाँ पे ए बी के लिए स्पेसिफिकली पूछा गया है, तो ए बी जो है ये आपका इसके लिए जो लेवल यूज़ किया जाता है, सो वो आपका लेवल रहता है वाइट लेवल। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब आपके कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं? 4 मेन टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स रहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा एंड ए बी रहेगा। अब ओ ब्लड ग्रुप में कौन सा कलर आएगा? सो ओ ब्लड ग्रुप जो है ये आपका ब्लू कलर में रहेगा। ए ब्लड ग्रुप जो है ये आपका येलो कलर में रहेगा। बी ब्लड ग्रुप जो है ये आपका पिंक कलर में रहेगा। एंड ए बी जो है ये आपका वाइट कलर में रहेगा। चारों कलर आप इसमें याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल एन स्टेट्स, शेड्यूल एन किसके बारे में है? तो शेड्यूल एन में लिस्ट दी गई है मिनिमम इक्विपमेंट्स की फॉर एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल सी इज रिलेटेड टू, शेड्यूल सी किसके साथ रिलेटेड है? सो इट इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जादू और कवच कम्स अंडर, सो काला जादू और कवच किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? तो ये आपके शेड्यूल जे में आते हैं, जो कि आपका लिस्ट ऑफ डिजीज एंड एलिमेंट्स विच अ ड्रग कैन नॉट क्लेम। शेड्यूल के जो है इसमें वो आपके ड्रग्स दिए गए हैं जो कि एग्जेम्प्ट कर दिए गए हैं फ्रॉम सर्टेन प्रोविजंस। ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड जो कुछ प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली कुछ ड्रग्स को एग्जेम्प्ट किया गया है, वो आपके शेड्यूल के में आते हैं। शेड्यूल एल जो है, अभी ये शेड्यूल L1 आया है। ठीक है, शेड्यूल L1 जो है ये आपका GLP के लिए है, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस के लिए एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रेमिसेस एंड इक्विपमेंट्स। एंड शेड्यूल पी हमने देख लिया, इट इज़ फॉर लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफोर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल? अगर हमें प्रोफोर्मा मेमोरेंडम सेंड करना है तो उसके लिए प्रोफोर्मा के शेड्यूल में दिया गया है। तो ये आपका शेड्यूल ए में दिया गया है। जितने भी फॉर्म्स हैं एप्लीकेशन के लिए, आपको लाइसेंस बनवाना है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग का है, लोन लाइसेंस बनवाना है या रिन्यू करवाना है, वो सारे फॉर्म्स किस में दिए गए हैं? शेड्यूल ए में दिए गए हैं। देन जो आपका शेड्यूल डी है ये हमने देख लिया, exemptions that have been granted to drugs and importers of drugs from complying with the requirements of import of drugs and also conditions for such exemption। सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी। सारे शेड्यूल की डेफिनेशंस मैंने पीडीएफ में ऐड कर रखी है। जो आपका शेड्यूल एफ है ये आपका ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। एंड शेड्यूल क्यू जो है इसमें आपका अगेन लिस्ट ऑफ डाइज कलर्स एंड पिगमेंट जो कि परमिट किए गए हैं सॉप्स एंड कॉस्मेटिक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेड्यूल इन ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट दैट डील्स विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग। न्यू ड्रग के क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर के लिए जो भी रिक्वायरमेंट गाइडलाइंस हैं वो उसके साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? तो ये शेड्यूल आपका रहता है शेड्यूल वाई। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी के साथ में शेड्यूल ओ हम देखेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फूड। शेड्यूल एम आपका जीएमपी के रिगार्डिंग। शेड्यूल एफ आपका ह्यूमन यूज़ के लिए जो भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स रहते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, लेबलिंग जो है ये आपकी शेड्यूल एफ में आती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेड्यूल डी एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज कंसर्न विद। शेड्यूल डी किसके साथ कंसर्न है? सो इट इज़
concerned with the list of drugs exempted from certain provisions of the import of drugs. So option A is correct. Next question है list of drugs whose import, manufacture and sale, labeling and packaging are governed by special provisions are included in schedule. तो उन ड्रग्स की लिस्ट जिनका इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, लेबलिंग, पैकेजिंग स्पेशल प्रोविजंस के अंडर गवर्न होते हैं. सो ये आपका रहता है शेड्यूल एक्स. सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट. देन शेड्यूल के आता है. शेड्यूल के में उन ड्रग्स की एग्जाम्पशन लिस्ट दी गई है जिनको सर्टेन प्रोविजंस के रिगार्डिंग जो है वो एग्जाम्प्ट किया गया है, जो कि आपके ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेटेड है. सो यहाँ पे के इसके रिगार्डिंग रहेगा. शेड्यूल एच काफ़ी बार ये भी पूछा जाता है, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इसमें आते हैं, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स. शेड्यूल जी जो है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस आ जाते हैं जिनको अंडर मेडिकल सुपरविज़न ही जो है वो आपको यूज़ करना चाहिए. सारे शेड्यूल हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल. बायोलॉजिकल एंड बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स ये आपके शेड्यूल सी एंड सी1 में आते हैं. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ कम्स अंडर. डायबिटीज़ जो है ये आपकी आती है शेड्यूल जे के अंडर. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. बाकी शेड्यूल जी हमने देख लिया, एच देख लिया, डी देख लिया, सारे हमने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज भी कर लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है list of drugs which should be used by patient under medical supervision is covered under dash as per Drug and Cosmetic Act. उन ड्रग्स की लिस्ट जिनको हमें यूज़ करना चाहिए, पेशेंट यूज़ करता है अंडर मेडिकल सुपरविज़न, तो ये सिंपल है आपके लिए, शेड्यूल जी ये रहता है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. इसके अलावा शेड्यूल एच जो है ये आपका लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आ जाएगा. शेड्यूल आई ये आप इम्पॉर्टेंट याद रख सकते हैं, इस शेड्यूल को जो है वो ओमिट कर दिया गया है. कब ओमिट किया था? क्योंकि ये आपका अमेंडमेंट्स के ऊपर आ सकता है. ठीक है, ये कुछ चीज़ ओमिट हुई है तो वो आपका अमेंडमेंट्स में आ जाएगा. सो ओमिट हुआ है ये आपका 22 जून 1982 को. ठीक है, 22 जून 1982 में शेड्यूल आई को ओमिट कर दिया गया था. एंड ये क्वेश्चन आपका ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम में एक बार पूछा गया था. देन जो आपका शेड्यूल जे है इसमें डिजीज़ एंड एलिमेंट्स की लिस्ट दी गई है जिसको ड्रग जो है वो क्योर नहीं कर सकता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है TGA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. TGA कहाँ की रेगुलेटरी एजेंसी है? तो TGA दैट इज़ थेरापेटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की रेगुलेटरी एजेंसी है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. इसके अलावा इंडिया की आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है, इंडिया की है आपकी CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRA इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. MHRA क्या है? MHRA इज़ मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, जो कि आपकी UK की रेगुलेटरी एजेंसी है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है MCC इज़ रेगुलेटरी एजेंसी ऑफ. MCC जो है ये आपकी रहती है मेडिसिन कंट्रोल काउंसिल, जो कि साउथ अफ्रीका की रेगुलेटरी एजेंसी है. सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल टी स्टेट्स अबाउट. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंगली शेड्यूल टी जो है ये किसके रिगार्डिंग है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ फैक्ट्री प्रेमिसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स. ठीक है, अगर एलोपैथिक ड्रग्स वो आपका शेड्यूल एम में आ जाएगा. आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी ड्रग्स, ASU ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा तो वो शेड्यूल टी में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट शेड्यूल FF इज रिलेटेड विद. तो शेड्यूल FF आपका रिलेटेड है ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस के रिगार्डिंग. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है Hatch-Waxman एक्ट इज रिलेटेड टू. Hatch-Waxman एक्ट जो है ये आपका जेनरिक ड्रग्स के साथ रिलेटेड है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड फॉर मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव कम्स अंडर शेड्यूल डैश एज पर DNC एक्ट. जो स्टैंडर्ड्स हैं मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के ये किस शेड्यूल के अंडर आते हैं? सो दीज कम्स अंडर शेड्यूल R1. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. सो R जो है ये आपका सेपरेट रहता है सेपरेटली फॉर कॉन्डम्स के स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग, जो कि रबर लेटेक्स से बने होते हैं सिंगल यूज़ के लिए. S जो है ये कॉस्मेटिक्स के स्टैंडर्ड, और जो है वो डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है
पैक साइज ऑफ ड्रग्स इज कवर्ड अंडर, जो पैक साइज है ड्रग का ये आपका शेड्यूल P1 में आता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। P जो है ये आपका लाइफ पीरियड है, R जो है ये हमने देख लिया है स्टैंडर्ड्स फॉर कॉन्डम्स, एंड O जो है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 20 स्टेट्स दैट, आप फॉर्म नंबर 20 आपका जो शेड्यूल ए है, ठीक है, शेड्यूल ए है, तो शेड्यूल ए में आपके अराउंड 50 के अराउंड आपके फॉर्म्स दिए गए हैं, ठीक है, मींस मोर देन 50 आपको फॉर्म्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसमें फॉर्म नंबर 20 जो है ये किसके रिगार्डिंग रहता है, सो फॉर्म नंबर 20 जो है इसमें आपका ये फॉर्म रहता है रिगार्डिंग द लाइसेंसेस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन स्पेसिफाइड C1 एंड X, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आपका फॉर्म नंबर 20 जो है वो रहता है कि अगर आपको रिटेल बाय रिटेल शॉप में अगर आपको ड्रग्स को सेल डिस्ट्रीब्यूट करना है उन ड्रग्स को जो कि शेड्यूल C1X के अलावा है, ठीक है, तो वो आपका उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 20 फिल करना पड़ेगा, उसको सबमिट करना पड़ेगा, देन उसके रिगार्डिंग आपको लाइसेंस जो है वो मिलेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स रिक्वायर्स, जो आयुर्वेदिक सिद्ध एंड यूनानी ड्रग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर आपको लाइसेंस चाहिए है तो उसके लिए फॉर्म नंबर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर कौन सा लगता है 24D, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी फॉर कैरिंग आउट टेस्ट ऑन ड्रग्स रिक्वायर्स, सो अगर प्राइवेट टेस्टिंग लेबोरेटरी ओपन करनी है टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, तो उसके लिए फॉर्म नंबर 36 जो है वो रिक्वायर्ड होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर शेड्यूल पी कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर शुड बी स्टोर्ड एट, सो शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली कार्बेनिसिलिन सोडियम पाउडर जो है इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए, सो इसको स्टोर करना चाहिए एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस, मीन्स 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब काफ़ी सारे डिफरेंट ड्रग्स हैं, उनकी डिफरेंट स्टोरेज कंडीशंस दी गई हैं शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली, तो वो एक बार देख लेते हैं। सो आपका जो कूल प्लेस है, कूल प्लेस के अकॉर्डिंगली जो आपके डिफरेंट ड्रग्स आ जाएंगे वो आपके एम्पिसिलिन, एड्रामाइसिन, अमॉक्सिसिलिन, जो भी आपके एंटीबायोटिक टाइप के ड्रग्स रहेंगे, चाहे सेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन हो गया, हिपेरिन इंजेक्शन भी इसके अलावा इसमें आ जाता है, पेनिसिलिन आ जाता है, तो ये सारे स्टोर होते हैं इन कूल प्लेस जिसका टेम्परेचर आपका 8 to 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कोल्ड प्लेस जिसका टेम्परेचर आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसमें सारी आपकी वैक्सीन्स टाइप के जो भी प्रोडक्ट्स रहेंगे, वैक्सीन्स हो गई, सीरा हो गया, टॉक्साइड्स हो गया, ये सारी आपकी जो है वो किस में आएंगी कोल्ड प्लेस में, जो कि आपका 2 to 8 डिग्री सेल्सियस है, एंड इसमें आपका इंसुलिन भी जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा। देन इसके अलावा आपका एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री है, इसमें आपका एक तो कार्बेनिसिलिन आ जाएगा, इसके अलावा आपका मिस्टेटिन आ जाएगा, मिस्टेटिन ड्रग। देन अगर स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर पूछा जाएगा, ठीक है, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, इन कूल प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, ये कंडीशन अगर आपकी स्टोरेज कंडीशन रहेगी तो उसके लिए आपके विटामिन आ जाएंगी, चाहे वो थायमिन है, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 है, विटामिन C है, विटामिन D है, फॉलिक एसिड है, तो ये सारे किस में आएंगे वेल क्लोज कंटेनर वाली कंडीशन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर रिटेल होलसेल ड्रग स्टोरेज, ठीक है, अगर हमें रिटेल होलसेल ड्रग स्टोर ओपन करना है तो उसके लिए टोटल एरिया कितना रिक्वायर्ड रहता है, तो इसमें 15 स्क्वायर मीटर एरिया रिक्वायर्ड रहता है, सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसके अलावा अगर सिर्फ बाय रिटेल, ओनली बाय रिटेल करना हो तो यहाँ पे आपका 10 स्क्वायर मीटर जो है वो एरिया रिक्वायर्ड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर अमेंडमेंट इन ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट वर मेड इन, तो जो मेजर अमेंडमेंट हुई थी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में वो 1982 ईयर में हुई थी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। काफ़ी सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, मेजर ईयर आप याद रख सकते हैं, इसको आप स्टडी कर लेना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लाइसेंस इफ नॉट सस्पेंडेड और कैंसल्ड अर्लियर रिमेन्स वैलिड फ्रॉम इट्स ग्रांट ईयर टू द डैश ऑफ द सेम ईयर, ठीक है, अगर कोई लाइसेंस किसी पर्सन का
सस्पेंड या कैंसिल नहीं होता है टाइम से पहले, तो उसका किस डेट तक जो है वो लाइसेंस है वो वैलिड माना जाता है। तो वो आपका लास्ट डेट ऑफ ईयर दैट इज़ 31 दिसंबर तक जो है वो उसका लाइसेंस वैलिड माना जाएगा। जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन लाइसेंस जो है बनवाते हैं फार्मासिस्ट का, ठीक है, रजिस्टर फार्मासिस्ट के लिए, तो वो 31 ऑफ दिसंबर तक ही वैलिड रहता है। वैसे जो भी आपके बाकी लाइसेंसेस रहते हैं वो भी आपके सेम ईयर में वैलिड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन प्रोहिबिटेड ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड इन स्मॉल क्वान्टिटीज़। तो इनमें से किस कंडीशन में जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स हैं उनको स्मॉल क्वान्टिटीज़ में इम्पोर्ट करवाया जा सकता है। सो ड्रग्स शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ द पैसेंजर लगेज, तो ये नहीं आपका रहेगा। ड्रग शुड नॉट बी डिक्लेयर टू द कस्टम कलेक्टर, तो एक कस्टम कलेक्टर को डिक्लेयर होना चाहिए, पहले उनको पता होना चाहिए क्या चीज़ इम्पोर्ट की जा रही है। ड्रग शुड नॉट बी इंटेंडेड फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ पैसेंजर, ड्रग जो है वो आपका इंटेंडेड नहीं होना चाहिए फॉर द पर्सनल यूज़ ऑफ पैसेंजर, ठीक है, तो ये भी आपका आप इंपोर्ट नहीं करवा सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ ड्रग शुड नॉट बी मोर देन द 100 एवरेज डोजेज, ड्रग की क्वांटिटी जो है वो 100 एवरेज डोजेज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे ड्रग्स को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, स्पेशल प्रोविजंस के अंदर जो है वो ये इंपोर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कंडीशन द लाइसेंसिंग अथॉरिटी कैन नॉट परमिट द इम्पोर्ट ऑफ प्रोहिबिटेड ड्रग्स इन लार्ज क्वांटिटी, तो किस कंडीशन के अंडर जो है वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी परमिट नहीं करेगी ड्रग्स के इंपोर्ट को लार्ज क्वांटिटीज़ में। सो अगर ड्रग जो है वो काफ़ी मैसिव क्वांटिटी में है, काफ़ी हायर क्वांटिटी है, मैसिव क्वांटिटी है, तो उस केस में इसका इंपोर्ट परमिट नहीं किया जाएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ द डैश नो न्यू ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड, ठीक है, किसकी रिटन परमिशन के बिना किसी भी नए ड्रग को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। सो अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की परमिशन होगी तब भी हम नए ड्रग को इम्पोर्ट करवा सकते हैं, अदरवाइज द ड्रग कैन नॉट बी परमिटेड टू इम्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इन इंडिया बाय सी, सो इनमें से कौन सी ऐसी प्लेस है जिस प्लेस के थ्रू ड्रग्स को सी के थ्रू इंडिया में इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता है। तो ड्रग्स मद्रास, कैलकाटा एंड मुंबई, इन एरियाज़ के थ्रू जो है इम्पोर्ट होते हैं इंडिया में सी के माध्यम से, ठीक है, समुद्र के रास्ते जो है इम्पोर्ट होते हैं, लेकिन अहमदाबाद जो है ये आपकी लोकेशन नहीं रहती है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अभी काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं कि कहाँ से आपका ड्रग जो है इम्पोर्ट होता है, किस माध्यम से, किस मीडियम से, ठीक है। सो यहाँ पे काफ़ी सारी मैंने लोकेशंस आपको दी हुई हैं एंड में, तो वो आप एक बार देख लेना। काफ़ी सारी यहाँ पे जो मैंने 2-3 क्वेश्चन ऐड किए हैं वो एक पुरानी रेफरेंस बुक से मैंने ऐड किए हुए हैं, लेकिन आप इसमें याद रख लेना जो जो भी मैंने इसमें चीज़ें आपको ऐड की हुई हैं, लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की है, उस लिस्ट से आप याद कर लेना सारी चीज़ें। बाय एयर मैंने बताया हुआ है, बाय सी मैंने आपको बताया हुआ है, बाय नेपाल में कौन कौन से बॉर्डर्स हैं, कहाँ से आप रेलवे लाइन या रोड के थ्रू जो है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। बांग्लादेश में बाय रोड आप कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, बांग्लादेश में ही रेल के थ्रू कैसे इंपोर्ट करवा सकते हैं, सेम फॉर पाकिस्तान। सो ये सारी की सारी कंडीशंस आपको डिटेल में आपको मिल जाएंगी, तो ये आप एक बार खुद से रीड आउट कर लेना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन नॉट बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय एयर, ठीक है, एयर के थ्रू कौन सी लोकेशन है जहाँ से इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो सकता है। तो ये आपकी लोकेशन रहती है कोचिन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। बाकी मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद ये सारे एरियाज़ आपके एयर के थ्रू इंडिया में इंपोर्ट के लिए रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद बांग्लादेश इज। सो यहाँ पे सिंपल बांग्लादेश में रेल के थ्रू फ्रंटियर्स में कहाँ से आपका इंपोर्ट किया जा सकता है, कैन बी इम्पोर्टेड पूछा गया, तो ये आपका रहता है रानीघाट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेस थ्रू विच ड्रग्स कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय रेल अक्रॉस द फ्रंटियर विद पाकिस्तान इज।
अब सेम पाकिस्तान के थ्रू रेल के अक्रॉस अमृतसर ये लोकेशन आपकी रहेगी। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकाटा इज़ द प्लेस थ्रू विच द ड्रग कैन बी इम्पोर्टेड टू इंडिया बाय। सो कैलकाता वो प्लेस है जिसमें ड्रग्स इंडिया में इंपोर्ट करवाए जा सकते हैं। किस माध्यम से? सो ये आपका है बाय सी भी हो जाते हैं, बाय एयर भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है imprisonment up to dash and fine of dash is the penalty for import of adulterated और spurious drug। कितना imprisonment होगा, कितना फाइन लगेगा अगर हम अडल्ट्रेटेड या सुपरियस ड्रग का इंपोर्ट करवाते हैं, उसके लिए कितनी पेनल्टी आपको लगेगी। सो इसमें आपका 3 years एंड 5,000 का जो फाइन है वो आपका लगता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पेनल्टी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फोरबिडन ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स। पहली पेनल्टी कितनी लगेगी अगर हम फोरबिडन ड्रग्स का इंपोर्ट करवा लेते हैं तो पहली पेनल्टी काफ़ी कम है, अराउंड 500 रुपीज़। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइन आफ्टर यूजिंग गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट फॉर एडवर्टाइजिंग इज। सो कितना फ़ाइन लगेगा अगर हम गवर्नमेंट एनालिस्ट रिपोर्ट्स को यूज़ करते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। सो इसके लिए अगेन आपका 500 रुपीज़ ही फाइन लगता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया सेलिंग ऑफ ड्रग्स वाज एन ओपन ट्रेड टिल। सो इंडिया में ड्रग्स की सेलिंग जो है वो एक ओपन ट्रेड है टिल 1940। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। मीन्स 1940 से पहले काफ़ी ओपन था, काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं थे। 1940 के बाद जब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट बना उसके बाद जो है ये आपका लीगल ट्रेड बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेवल ऑफ ड्रग सैंपल शुड कंटेन। जो ड्रग सैंपल रहता है उसका लेबल, उसके ऊपर किस टाइप का लेवल जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर लेवल होना चाहिए नॉट टू बी सोल्ड। आपने काफ़ी डॉक्टर्स के पास ऐसे ड्रग सैंपल्स देखे होंगे जिसके ऊपर मेंशन किया होता है नॉट टू बी सेल्ड। हॉस्पिटल्स में काफ़ी ऐसे ड्रग्स रहते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कलर लेटर्स आर यूज फॉर राइटिंग द ड्रग नेम ऑन द लेबल। किस कलर के लेबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ड्रग का नाम लिखने के लिए लेवल के ऊपर। तो इसमें आपके रेड कलर लेबल्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेड नेम शुड नॉट बी रिटन इन डैश कलर। जो ट्रेड नेम है ये आपका किस कलर में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो ट्रेड नेम जो है ये आपका रेड कलर में नहीं लिखा जाना चाहिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंटेनर्स ऑफ शेड्यूल एच एंड जी ड्रग्स शुड बी लेबल्ड इन रेड लेटर्स अगेंस्ट डैश बैकग्राउंड। तो शेड्यूल एच एंड जी ड्रग्स के कंटेनर्स रहते हैं उनको रेड कलर में लेबल किया जाना चाहिए, लेटर्स रेड कलर के होने चाहिए एंड वो रेड कलर का बैकग्राउंड किस बैकग्राउंड में होना चाहिए। सो वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये वाला सेक्शन आप देखेंगे तो ये वाइट बैकग्राउंड है एंड इसके ऊपर आप रेड कलर में जो है वो आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी इन। जो आपका कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग जो भी एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं वो कॉस्मेटिक्स के लिए आपके अलग रूल्स जो हैं बन चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट फॉर्म नंबर्स जो हैं वो आपके रहते हैं। सो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर कॉस्मेटिक्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एप्लीकेशन चाहिए है तो आप स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाएगा। वो फॉर्म नंबर कौन सा होगा? वो फॉर्म नंबर होगा फॉर्म कोर्स 5। सो ऑप्शन यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे फॉर्म कोर्स 3 की बात करें तो इसमें परमिशन दी गई हैं कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग ही। अगर आपको कॉस्मेटिक्स का इंपोर्ट करवाना है या फिर मैन्युफैक्चरिंग करवानी है तो यह इसकी परमिशन अगर आपको चाहिए तो वो फॉर्म कोर्स 3 में दी गई है। फॉर्म कोर्स 6 की बात करूं तो इसमें अगर आपको कॉस्मेटिक्स की सेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको अगर लोन लाइसेंस की ग्रांट चाहिए, आपको लोन लाइसेंस चाहिए है तो उसके लिए आपको ग्रांट के लिए एप्लीकेशन जो है फॉर्म कोर्स 6 से लगेगा। फॉर्म कोर्स 7 की बात करूं तो ये आपका सेल्फ सर्टिफिकेट होता है। इट इज़ अ सेल्फ सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लाइंस जो कि आपका गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के लिए रहता है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कॉस्मेटिक्स। तो ये कॉस्मेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ फॉर्म्स हैं। सो ये जब आपका
ये फॉर्म्स आए थे तो यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन जो है पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन रिप्रेजेंट्स misbranded drugs, misbranded cosmetics, not drugs, represent misbranded cosmetics under manufacture, sale and distribution of drugs and cosmetics. So इनमें से कौन सा सेक्शन है जो कि misbranded cosmetics को रिप्रेजेंट करता है, किसके अंडर मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। सो ये काफ़ी डिटेल में इनिशियल क्वेश्चन में ही मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। सो ये आपका सेक्शन 17C रहेगा। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया फ्रेम किया है, ये यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में पूछा गया था, काफ़ी बढ़िया फ्रेम किया गया है ये, क्योंकि इसमें काफ़ी डिटेल मेंशन किया गया है कि किस के अंडर जो है वो मिसब्रांडेड कॉस्मेटिक की डेफिनेशन पूछी गई है। तो दिस इज सेक्शन 17C। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चैप्टर 4 ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट डील्स विद, so there are different chapters that are given in the drug and in the narcotic drugs and psychotropic substances act. So the authorities and offenses officers, these are given in the chapter number 2. Then there are offenses and penalties, these are given in the chapter number 4. So here our answer will be the option number B, correct. Then the procedures are given in the chapter number 5, and the preliminary data is given in the chapter number 1. So here in total there are 6 chapters. Chapter number 5, it is split into 2 parts. Chapter 5 which deals with procedure, and chapter 5A is pertaining to the property derived from or used in illicit trafficking. All the details of the chapters, like what content is given in the chapters, so that I have added a diagram so you can simply check that content as well. Next question is, cannabis resin is also known as, so the cannabis resin, it is also known as charas. So here option C will be the correct answer. So in this particular act, the definitions are very important. Like there are different definitions regarding cannabis, opium. So these type of definitions are important. Sometimes the question is asked regarding these definition mostly. So these definitions are important. I have added the data regarding the definition. Few we will be discussing in the form of MCQs so that you can check. Next question is, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and rules was introduced in. So Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act and rules, they were introduced in the year 1985. So here option C is correct. So all the act that are given in this particular syllabus, you need to know the year, most important, then the objectives, and then other information, punishment and punishments. So these different things are very important, and other things, those which are specifically mentioned, those are important. So most of the content I have provided you in the PDF, so that will be sufficient. Then the next question is, on dash Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act came into force, covering all the regions of India. So on 14th of November 1985, the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, it came into force, which cover all regions of India. So here date is important, so you can remember the date. Year is mostly rememberable thing because we study multiple times. So date you can remember. So here option A is correct. Next question is, coca derivatives are preparations containing dash of cocaine. So from the definition part itself, you will be getting the answers of these all type of questions. So here the coca derivatives, these are those preparations which are containing more than 0.1% of cocaine. So here option B will be the correct answer. Next question is, morphine is a derivative of, so morphine, it is a derivative of opium. So here option B will be the correct answer. Next question is, which authority is not included under Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act? So the authority, PCI, Central Government Narcotics Commissioner Consultative Committee. So the Pharmacy Council of India, it is not included under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. So here option A will be the correct answer. Then the next question is,
dash is the cultivation of opium poppy or any cannabis plant. So the cultivation of opium poppy or cannabis, any cannabis plant, it is known as illicit trafficking. So here option D will be the correct answer. The next question is the daily collections of opium obtained from the crop should be taken to the, so the daily whatever collection of opium is made on the daily basis, it should be taken to the lumbardar. So here option B will be the correct answer. Next question is the lumbardar should follow the terms and conditions laid by the, so the lumbardar who is designated as a lumbardar, so he or she should follow the terms and conditions which are given by the narcotics commissioner. So here option D will be the correct answer. Next question is narcotics commissioner should work under the guidance and supervision of. So under whose guidance and supervision narcotic commissioner will work? So he or she will work under the guidance and supervision of central government. So here option C will be the correct answer. So you can follow this hierarchy like whatever collection of opium is made, that is given to the lumbardar. Then this lumbardar will report to the narcotic commissioner, narcotics commissioner, and this narcotic commissioner will work under the central government. So this flow you can remember. The next question is narcotic drugs and psychotropic substances consultative committee is established by. So in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, the consultative committee under this is established by the central government. So here option B will be the correct answer. Then the next question is full form of INCB is. So the full form of INCB is the International Narcotics Control Board. So here option A will be the correct answer. Next question is in case of contravention in respect of cannabis plant and cannabis related to ganja, the person can be punished with fine. So if a person having contravention with respect to cannabis plant or cannabis related products like ganja, then the person will be punishable with a fine of rupees 50,000. So here option B will be the correct answer. All the punishments, these all data I have added in the material so that you can read and revisit those things. Then the next question is in case of illegal import or export or external dealing in narcotic drugs and psychotropic substances, the person has to give the fine of. So in illicit import or export, the person has to give a fine of 1 to 2 lakh or maybe even more. So here option C will be the correct answer. अभी हम कुछ रिमेनिंग एक्ट्स के MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं. इसमें आपके डिफरेंट एक्ट्स हैं जैसे कि आपका लेटेस्ट DPCO है, पॉइजन एक्ट 1919 है, मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है जिसको एक्साइज ड्यूटीज़ एक्ट 1955 भी कहा जाता है, एंड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 इसमें आपका रहने वाला है. चलिए क्विकली हम MCQ क्वेश्चंस को देख लेते हैं. इसमें आपका पहला क्वेश्चन रहने वाला है फुल फॉर्म ऑफ DPCO. So the full form of DPCO is Drug Price Control Order. So here option A will be the correct answer. Then next question is the latest drug price control order was issued on. So the latest drug price control order, it was issued on the 15th May 2013. So here option B will be the correct answer. Then the next question is the latest drug price control order was issued by. So it was issued by the Ministry of Chemicals and Fertilizers. So here option D will be the correct answer. Then the next question is full form of NPPP is. So the full form of NPPP is National Pharmaceutical Pricing Policy. So here option C will be the correct answer. Next question is NPPP was issued on. So NPPP we have discuss the full form, that is the National Pharmaceutical Pricing Policy, and it was issued on the 7th of November 2012. So here option B will be the correct answer. Next question is full form of NLEM. So the full form of NLEM is
National List of Essential Medicines. So here option B will be the correct answer. Next question is full form of NPPA. So the NPPA is National Pharmaceutical Pricing Authority. So here option C will be the correct answer. Next question is dash is the price of a drug at which it is sold to a retailer, which includes duties and does not include local taxes. So this is the price to retailer, which is the price of a drug that is sold to a retailer, which includes the duties as well, but it does not include the local taxes. So these are the price to retailer. So here option A will be the correct answer. Next question is dash is the price fixed by the government for a new drug under paragraph 5. So under paragraph 5 the price fixed by the government for a new drug is known as the retail price. So here you can remember the paragraph, like under which paragraph it is given and what is the definition of retail price. So these are the things that you can remember. Next question is drug price control order was introduced in. So DPCO was introduced in the year 1995. So here option D is correct. Next question is the annual increment in the maximum retail price is carried out based on the increase in the. So whatever the annual increment on the MRP will be made, it will be made based on the increase in the wholesale price index. So here option A will be the correct answer. So here you need to remember one more thing, like the maximum retail price, it will be incremented annually, means once in a year it will be incremented. So this thing you can remember. Then the next question is the manufacturers have no rights to sell their formulations at the price above the. So manufacturers will not sell their formulations at a price above fixed ceiling price. So here option B will be the correct answer. Like ceiling price, yeah, will be a limit above which the formulation should not be sold. Next question is the revision of ceiling price is carried out every year on. So the revision it is done every year on 1st of April. So here option A will be the correct answer. Next question is the manufacturers can increase the MRP of scheduled formulations dash in a year. So the manufacturers they can increase the MRP of scheduled formulation once in a year, that we have discussed. So option C is correct. Next question is full form of MAT. Full form of MAT is moving annual turnover. So here option B will be the correct answer. Then the next question is the ceiling price should be revised based on the value. So the ceiling price it should be revised based on the value of moving annual turnover. So here option A will be the correct answer. The next question is Poison Act was passed on. So the Poison Act it was passed on 3rd of September 1919. So here option B will be the correct answer. Next question is who cannot issue a warrant for investigation of a particular area for any poison that is detected under Poison Act and kept secretly. So any poison that have been detected or that have been removed from the Poison Act, if any person kept that poison secretly, then the investigation cannot be done by which of the following officer. So district magistrate, sub-divisional magistrate, commissioner of police or drug inspector. So this inspection is not done by the drug inspector. It is not the duty of drug inspector. So here option D will be the correct answer. Next question is the rules established by the central or state government under Poison Act should be published in the. So the rules which are established by the central, either central or the state government, under which act? Under Poison Act. So they are published in the official gazette of government. So here option A will be the correct answer. Next question is the Medicinal and Toilet Preparation Act was passed in. So Medicinal and Toilet Preparation Act it was passed in the year 1955. So here option A will be the correct answer.
The next question is, the Medicinal and Toilet Preparation Act was enforced since dash to all over India. So it was enforced on 1st of April 1957 to all over India. So here option C will be the correct answer. Next question is, dash is a site recognized and licensed for the manufacture, storage of medicinal and toilet preparations containing alcohol, opium, Indian hemp, or other narcotic drugs on which the duty has not been paid. So this site is the bonded manufactory. So it is a site recognized and licensed for the manufacturing as well as the storage of medicine and toilet preparation, which includes alcohol, opium, Indian hemp. These narcotic drugs are included in this area. So here option A will be the correct answer, that is bonded manufacturing. Next question is, manufacturing of alcoholic preparations can be done in. So the alcoholic preparation, they can be manufactured in bond as well as outside bond. So here option C, both A and B is correct. Next question is, dash entrance and one door to every compartment should be provided in the bonded factory. So the entrance, only one entrance and one door, it should be provided to every compartment in the bonded manufactory. So here option A will be the correct answer, that is only one. Then the next question is, the dash when the license has to be obtained for a bonded manufactory or warehouse. So if we need the license for bonded manufactory or warehouse, then whom should we consult? So we should consult to the excise commissioner. So here option D will be the correct answer. Next question is, in the bonded premises the windows should carry dash rods. So in bonded premises the windows should be non-metallable iron rods. So here option A will be the correct answer. So the window should have the this material, non-malleable iron material rods. Next question is, in a non-bonded laboratory the production and sale should be done on days approved by the. So in non-bonded laboratory the production and sale, this can also be done, and this can only be done on specific days which are approved by the excise commissioner. So here option A will be the correct answer. Next question is, the inspection of the non-bonded laboratory can be done by the. So the inspection of non-bonded laboratory, it can be done by the excise commissioner as well as the officer of prohibition and the officer of land revenue. So these all officers can inspect the non-bonded laboratory. So here option D or all of the above will be the correct answer. Next question is, Medical Termination of Pregnancy Act was introduced in. So the Medical Termination of Pregnancy Act, it was introduced in the year 1971. So here option A will be the correct answer. Then the next question is, the medical practitioners registered before the origination of Medical Termination of Pregnancy Act should possess experience of dash in gynecology and obstetrics. So before Medical Termination of Pregnancy Act, that is before 1971, if any medical practitioner is there, then he should have experience of at least 3 years in gynecology area and obstetrics area in order to do the termination. So here option A will be the correct answer. The next question is, the pregnancy is terminated with an agreement written by the women's guardian if her age is. So the pregnancy can be terminated with agreement by the women's guardian if her age is 18 years or lunatic and less than 18 years. So in both conditions, the pregnancy can be terminated upon the agreement written by the women's guardian. Next question is, the pregnancy can be terminated if the duration of pregnancy has exceeded 12 weeks, what not?
So the pregnancy termination time period will be 12 weeks. If it is 12 weeks, if the pregnancy has exceeded 12 weeks, then also the pregnancy can be terminated, but not beyond the 20 weeks. Means it should be between 12 to, means less than 20 weeks pregnancy can be terminated. Nearly about 20 weeks, there can be several conditions on which we need to check, like whether it is safe to terminate the pregnancy or not. So these different conditions, but based on a specific point, so it is 20 weeks. So after 20 weeks the pregnancy cannot be terminated. There will be a high danger to the mother and to the mother. Then the next question is, the pregnancy can be terminated if medical practitioner suggests that pregnancy should be immediately terminated. So two if two medical practitioners have the same opinion that this pregnancy can be terminated, there cannot be many severe conditions associated with this, then the pregnancy can be terminated immediately. So here option A will be the correct answer. Next question is, the prescribed forms for consent, opinion of RMPs, etc. you used should be kept in a safe custody and sent in envelopes marked secret to the. So whatever the prescribed forms for consent or opinions of the RMPs, so these prescribed forms, they should be kept safe, and they should be given in the envelope marking the secret document, and they will be shared to the hospital head, also shared to the owner of the approved place, and also to the CMO, Chief Medical Officer of the state. So here all of the above will be the correct answer, like to all these departments, all these persons, these prescribed form will be shared. Then the next question is, the RMP, that is a registered medical practitioner registered in a state medical register, should hold a postgraduate degree or diploma in. So in what area he or she should hold the postgraduate degree or diploma? So it should be either gynecology or obstetrics. So here option C, both A and B will be the correct answer. Next question is, in case of terminating pregnancy, the applications for place approval should be addressed to the. So the place approval applications for terminating pregnancy, they should be addressed to the district chief medical officer. So here option C will be the correct answer. Next question is, pregnancy terminating admission register can be presented to the. So the record register in which the various information is written regarding the pregnancy terminating admissions. So these are will be presented to the chief secretary, magistrate, and district judge. So these all will be checking these registers. So here option D, all of the above will be the correct answer. Next question is, all the pregnancy terminating admission register should be destroyed on the expiry of dash from the date of last entry. So the pregnancy terminating admission register, it will be destroyed on the expiry of 5 years from the date of last entry. So whatever last entry is, so from this last entry up to the 5 years, the entries will be destroyed, the register will be destroyed. Next question is, registered medical practitioner RMP should send a weekly statement of cases of medical termination of pregnancies to the. So the RMP will send a weekly statement of the medical termination of pregnancy to the state chief medical officer. So here option B will be the correct answer. Then the next question is, the dash may make rules to carry out the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act. So who can make the rules to make the provisions? So it is the central government who make the provisions. So here option B will be the correct answer. Next question is, the dash can make regulations for the preservation or disposal of pregnancy termination certificate. So for the regulation for the preservation of disposal of pregnancy termination certificates.
So for this, the regulation can be made by the state government. So here option D will be the correct answer. Next question is, whoever contravenes the provisions of the Medical Termination of Pregnancy Act or its rules should be punished with imprisonment for dash on first conviction. So whoever contravenes the provisions of Medical Termination of Pregnancy Act, so he or she will be punished with imprisonment of 6 months on the first conviction. So here option A will be the correct answer.